सो कैसे हो बच्चों आप लोग? होप सो आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे होगे। तो धीरे धीरे टाइम आ गया और आपकी मेहनत के साथ हमने भी अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और अब जो वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो आया है आप लोगों के साइंस का, जो मैंने कल के वीडियोस में आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी चैप्टर है एंड हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ वन शॉर्ट रिविजन ऑफ साइंस 2 चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पूरा चैप्टर नंबर 4 एक प्रॉपर की पॉइंट्स के साथ। टेक्स्ट बुक में से वन शॉट नहीं लेकर आई हूँ, प्रॉपर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के साथ, एक छोटे नोट्स के साथ मैं आपके लिए आई हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से आज का लेक्चर सुना। अगर आज कुछ भी नहीं पढ़ा था इससे पहले चैप्टर नंबर 4 के पहले, तो आज का वीडियो देख के आपको सब समझ में आ जाएगा कि चैप्टर नंबर 4 में क्या है, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मैंने उसको ही लिया है। जो बहुत ज्यादा आपके टेक्सचुअल में ऐसे भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो उसको मैंने भी एक्सक्लूड कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट रिवीजन ऑफ साइंस 2 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे बोलती हूँ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब, एनवायरमेंट का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमारा जो सराउंडिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें इसको मैनेज करना है, क्योंकि हम इसी में रह रहे हैं। हमारा जो भी डे टू डे एक्टिविटी है हम इसी एनवायरनमेंट में करते हैं। लेकिन अगर इस एनवायरनमेंट को हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो हम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं या जैसी भी चीजें उनको प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखना। सबसे पहला वर्ड आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ थिंग व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? लिविंग थिंग्स। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और जितने भी अबायोटिक, अबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो भी नॉन लिविंग कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम अबायोटिक थिंग। अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो तो डेफिनेटली आपको वो जितने भी आपका जो घर बना हुआ है, जिस सीमेंट से, जिस ब्रिक से बना हुआ है, वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। बट उसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? घर तो चाहिए ना रहने के लिए। तो बायोटिक और अबायोटिक जब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, इंटर रिलेटेड होती है, और उस चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब हमारे आसपास हम ये नहीं बोल सकते कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाली वो रहेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एज ए लिविंग थिंग्स हमें हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स की भी जरूरत है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। एंड इट इज द फूड चेन इज इंपॉर्टेंट एज एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब फूड चेन क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे, आप लोग अगर अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो ये पार्ट आप लोग को विद डायग्राम दिया है। मैंने डायग्राम में, आपको पता है कि आपकी नामनी मिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो मैंने इसको नाम लिख के दिया। आप समझो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को कौन खा रहे हैं? मॉस्किटोस। मॉस्किटोस को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? ईगल। अब आप यहाँ पे समझो कि समझो बीच से ही मॉस्किटोस गायब हो गया। अब मॉस्किटोस गायब हो जाएगा तो प्लांट्स का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। फ्रॉग्स का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसको खाने के लिए मॉस्किटोस अवेलेबल नहीं है। या फिर आप समझो यहाँ से प्लांट ही गायब हो गया, प्लांट से हट जाए, ठीक है, प्लांट चले जाएंगे तो मॉस्किटोस को खाने के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मॉस्किटोस को कुछ नहीं मिल पाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा तो फ्रॉग। तो धीरे 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 ये एक चेन गायब होने से सबका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फूड चेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। इकोसिस्टम समझा ना? इकोसिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट आर इंपॉर्टेंट। आप अगर गुस्से में मक्खी आपके आसपास घूमते और मच्छर घूमते, बोलते क्या है ये, मक्खी क्यों घूम रही है, इतना मच्छर क्यों घूम रहे? भाई भले हमको इरिटेट कर रहे पर उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे एनवायरमेंट में जितना हमारा है। मक्खी मच्छर भी हमारे लिए जरूरी है, उनका भी सर्वाइवल किसी न किसी पर्पस से हुआ है। आज छोटे छोटे जो एंड्स होते या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते जो जमीन के ऊपर मिट्टी में रहते, आज हमको ऐसा लगता है कि यार इनको क्यों दिया है, इनका क्या पॉसिबल, इनसे क्या फायदा होने वाला है? तो फायदा ये होने वाला है कि वो जो रहते वो कहीं ना कहीं जितने भी सॉइल्स होते, सॉइल के कंपाउंड्स को लेते हैं, उनको फर्टाइल बनाते। तो हर ऑर्गेनिज्म जो आपको अपने एनवायरनमेंट में दिख रहा है वो डेफिनेटली किसी न किसी रीजन से है, और उसका इंपॉर्टेंस उतना ही है एनवायरनमेंट में जितना कि हमारा होता है। Our existence is due to the factor
विच इज प्रेजेंट अराउंड अस। हमारा एग्जिस्टेंस हमारे आसपास के चीजों से है। अगर हमारे आसपास एयर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, सोसाइटी नहीं है, तो हम क्या एक जानवर की तरह, एनिमल्स के है तो वैसे भी हमारा एग्जिस्टेंस एनिमल्स, लेकिन जब तक हमें हमारे सर्वाइवल के बारे में नहीं पता था, हम किस में कंसिडर किए जाते थे, एनिमल्स में ही कंसिडर करते थे। पर धीरे 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 जब इस नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स ने अपने यूज के लिए मतलब अपने पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट किया, तब जाके तो कुछ फैक्टर बना ना, तब जाके कुछ इंपॉर्टेंस आई। तो इसके लिए बोलते कि हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे प्रेजेंट में जितने भी फैक्टर्स प्रेजेंट है, वो सारी ही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट होता है, ये आपके चैप्टर का था इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब इसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो मैंने कवर लिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो इतने शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप लोग को बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। जितने भी मेन चीज है, 4 पॉइंट्स में ध्यान रखना है। क्या पॉइंट्स है? पहला कि बायोटिक अबायोटिक चीजें जब एक साथ आती है तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे की खुद की एक वैल्यू। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इसकी जरूरत क्या है। एंड सेकंड चीज कि हमारा जो आज का सर्वाइवल है, ये हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड है आपका रिलेशन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोला है कि एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में रिलेशंस क्या है। अगेन देखो, आप देखोगे ना, मैं बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स में आपके लिए लेके आती हूँ। अब तक के मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, मैं टेक्स्ट बुक्स में से प्रेफर नहीं करती। मैं हर टेक्स्ट बुक के आंसर्स को, कॉन्टेक्स्ट को मैं शॉर्ट में करने का कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग को पढ़ने में इजी रहे। टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं भी किया, अगर हमारे ये शॉर्ट वीडियोस देख लिया तो भी आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। अब पहला पॉइंट क्या बोला है? एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। इकोसिस्टम समझाता क्या है कि जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट की मेरी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो मेरा एनवायरमेंट है। ध्यान से समझो, प्लांट्स है, प्लांट्स मेरे लिए क्या है? प्लांट्स हमारी सराउंडिंग में, तो वो क्या हो गया? एनवायरमेंट। आपके नेबर्स है, बिल्डिंग्स, रोड, सोसाइटी, जो भी आपके आसपास है वो क्या? आपके एनवायरमेंट। जब आप उसी प्लांट का यूज अपने पर्पस के लिए कर रहे हो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम उससे ले रहे हैं, हम प्लांट्स अपने घर के अंदर लगाते हैं चीजों के लिए, तो आप जब उसका यूज अपने पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो सिस्टम इकोसिस्टम हो गया। पर मेरी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, दैट इज एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरमेंट एंड एक होता है आर्टिफिशियल। ध्यान से समझो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के अंदर मतलब क्या होता है? ऐसा एनवायरमेंट जो नेचर ने दिया है, रिवर्स जो बने हुए, अब जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जाकर आकर मिलते हैं, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है, हमने बनाया क्या? वो गंगा का पानी आता है, ब्रह्मपुत्र का पानी आता है, एक जगह पे दोनों मिलते हैं, फिर दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ से गंगा आ रहे हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आता है, यहाँ पे आके ये दोनों पॉइंट पे मिलते हैं, और फिर आगे जाते हैं। आगे जाके जिस जगह पे ये लोग स्टॉप होते हैं वहां पे सुंदर ट्री है, तो उसको नाम हमने दे दिया सुंदरबन डेल्टा। पर ये जो मर्ज हो रहा है, ये हमारा किया हुआ नहीं, ये नेचुरल चीज है, इसको बोलते हैं नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब जो नेचर में खुद जितने भी रिवर्स है, वैलीज है, ये सारे जो है, ये कौन से एनवायरमेंट में आते हैं? नेचुरल एनवायरमेंट। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर दिया है पर करते हमें, सीड्स लगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, सोविंग्स करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं हम करते हैं। तो हम ये एनवायरमेंट बना रहे ताकि हमें फायदा हो सके, तो वो कौन सा एनवायरमेंट है? आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। हमने बहुत से जू पार्क बनाए हैं, सारे एनिमल्स को एक साथ एक जगह पे रख दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है ये नहीं रहेंगी तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमने उनके कंजर्वेशन के लिए जू पार्क, फॉरेस्ट एरियाज बना लिए। ये सारा किस में आता है? आर्टिफिशियल्स में आते हैं। मतलब जो नेचर का ऑलरेडी दिया हुआ बना हुआ है, जो सिस्टम चल रहा है वो है नेचुरल, और जिसको हमने बनाया वो हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, क्लियर हो गया? दो चीज देखो, टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्या है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एंड टू फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। दोनों वर्ड ध्यान से समझना। अगर पूछते हैं टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, so that is natural and artificial, and two factors of environment, biotic and environment में दो ही चीज है, या तो लिविंग थिंग्स है या तो नॉन लिविंग थिंग्स है। एनवायरमेंट में क्या है? कुछ है क्या इसके अलावा? कुछ आपको दिख रहा है? या तो मैं बोलूंगी, अगर मेरे सामने कोई फर्नीचर रखा हुआ है, मैं बोलूंगी ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मेरे सामने मेरे नेबर्स रहते हैं, मैं बोलूंगी ये लिविंग थिंग्स है। बिल्डिंग को बोलूंगी, तो यही दो चीज हम अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजों को बाइफोकेट करते हैं, अलग करते हैं, यही दो नाम से करते हैं कि या तो वो लिविंग थिंग है या तो वो नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग नॉन लिविंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बायोटिक जो होता है वो होता है लिविंग, एंड अबायोटिक जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। समझ में आ गई बात? तो ये दो ही पार्ट में ये सारी की सारी चीजें डिवाइडेड है। अगेन ध्यान से, एनवायरमेंट क्या है? जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं,
चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये सारी चीजें होती है एनवायरमेंट। जब हम इन सारी चीजों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। कितने टाइप्स के एनवायरमेंट होते हैं? दो, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। कितने, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ टू फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स होता है, वो हम लोग ने देखा था जो इससे पहले मैं आपको चेन बताया था, ग्रास वाला ये वो। तो ऐसा ये तो एक फूड चेन है। अगर आप फूड चेन देखने जाओगे तो कितना बड़ा होता है कि भाई हार्बीवरस को कार्निवरस खाते हैं, कार्निवर प्लांट्स को हार्बीवरस खाते हैं, हार्बीवरस को कार्निवरस खाते हैं, कार्निवरस फिर ओमनीवरस आते हैं। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर पूरा का पूरा चीजें किस पर डिपेंड होती है? इकोसिस्टम। एनवायरमेंट गेट बैलेंस थ्रू मेनी साइकिल। हमारे हमारे अब ये साइकिल्स जो है ना, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल्स, ये साइकिल जो होता है इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट बैलेंस है। अगर वाटर साइकिल होना बंद हो जाए, वाटर साइकिल जनरेट ही ना, तो बारिश नहीं, तो गर्मी से हमारी हालत खराब हो जाएगी, वेदर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जितने भी साइकिल्स है, गैस के जो साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये हमने नहीं किया, हमने इसके बारे में पढ़ा, पर ये ऑलरेडी हो रहा है। तो ये सारे जो साइकिल्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे एनवायरमेंट को बैलेंस करके रखते हैं। सो एनवायरमेंट, हाउ डज द एनवायरमेंट गेट बैलेंस? So environment get the balance through the different cycles such as water cycle, gaseous cycles and carbon cycles. Carbon का हमने आपने C12 and C14 वाला जो कॉन्सेप्ट था हमने बताया था, वो भी आपने 9th and 10th में पढ़ा होगा कि कार्बन 12 and 14 का किस तरीके से चीजें होती है। तो ये सारे जो साइकिल्स है ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करते हो। होप सो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया आप लोग को। फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड पूरा क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन। भाई देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा? इको एनवायरमेंट पढ़ा, मेरे आसपास जितनी चीजें एनवायरमेंट है, ये चीजें जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कुछ इंटर रिलेशन करती है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं, हमने एक ही चीजें देखी कि भाई सबका खुद का एक वैल्यू है, खुद की इज्जत है और सबको रहना बहुत जरूरी है। मैं किसी को दे रहे चल तेरी इज्जत नहीं, चल तू जा, ऐसा हम बोल सकते हैं नहीं है। हमको सबको बचाना है, हमको सबको कंजर्व करके चलना है। हम ये नहीं बोल सकते अरे इसकी क्या जरूरत है, अरे ये चीटी को मार डालो, पूरी तरीके से चीटी, सबका जरूरत है। अगर आप डिटेलिंग पढ़ोगे तो सबकी जरूरत होती है। तो अगर मुझे एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, एनवायरमेंट को बचा कर रखना है, तो कैसे बचा कर रखना है? सबसे पहले कि ये जो एनवायरमेंट खराब होता है, दो ही चीजें होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जितना भी एनवायरमेंट होता है या तो नेचुरल चीजों से खराब होता है, जैसे फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया। आर्टिफिशियल कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उससे हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है। और इन सारी चीजों से जैसे पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ते जा रहे, अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस। अननेसेसरी मतलब क्या होता है कि जरूरत नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्लांट्स को कट करते जा रहे, बिल्डिंग्स को बिल्डअप करते जा रहे, जो अननेसेसरी वाली चीज है। हार्मफुल एयर्स कैसे हो रहा है? आप गाड़ी लेकर चल रहे हो, कार को क्या कर रहे हो, कंटिन्यू ऑन कर दिया, अब आप ट्रैफिक में हो तो भी कार का आपका स्विच ऑन है, उसमें से क्या हो रहा है, गैस निकलते जा रहे, फ्यूल्स बर्न हो रहे, और वो क्या कर रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है, हार्मफुल एयर। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरिया उनको हम कट करेंगे और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है ना। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, फॉरेस्ट को कट किया जाता है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए। ये सारी चीजें जो होती है, यही एक रीजन है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ एन आवर। कि भाई एनवायरमेंट नहीं बचा ना तो हम भी नहीं बचेंगे। तो बहुत जोश में हम टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा रहे, लेकिन जितने जोश में हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे उतने ही जो जोश में हम नीचे भी आएंगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों ने मूवी आई थी अभी रिसेंटली, मुझे मूवी का थोड़ा नाम वाम याद नहीं रहता है, तो अगर आप मूवी जो भी आई थी आई थिंक जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिमन्यु और ये सारे मूवीज पे प्रभात की जो मूवी थी, उसमें आप देखोगे कि जब फ्यूचर दिखाया गया तो फ्यूचर के अंदर ऑक्सीजन के लिए वो लोग कंटिन्यू क्या करते, लेकर चल रहे, क्योंकि कुछ प्लांट्स वांट्स नहीं है, पानी नहीं है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ हमेशा लोग लेकर चल रहे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यही किया तो वही हमारा फ्यूचर है जहां एनवायरमेंट को हम बचा पाएंगे नहीं। तो 3 स्लाइड क्लियर हो गया। फटाफट मैंने 3 पेजेस आपके चैप्टर के कंप्लीट किया। इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, और एनवायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि नीड फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब मैंने जैसे लास्ट पॉइंट हमने किधर खत्म किया कि इट इज एन आवर ऑफ नीड टू एनवायर द कंजर्व। अब अगर कंजर्व करना भी है तो कैसे करना है, कैसे करना है? ठीक है, ध्यान से देखो। देखो हर पॉइंट से मैंने आपको क्या किया, हर टॉपिक के मैंने पॉइंट्स दे दिए। तो अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ इसके अंदर वेल रिटन है। आप इसको ध्यान से अपने एज अ नोट्स नहीं आज तक किसी ने बनाओगे तो ये तुम्हारे सेल्फ नोट्स भी हो सकते हैं, जहां पे टेक्स्ट बुक नहीं रीड करोगे, बस ये फटाफट पढ़ लेना, सब कुछ हो जाएगा। तो नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सबसे पहले लोगों को इसके बारे में बताओ।
कि भाई एनवायरमेंट को बचाना क्यों जरूरी है, पब्लिक को इसके बारे में क्यों अवेयरनेस करना है। Possible to answer the environmental then protections and the conservation become important tool। अगर हमारे पास आंसर है ना कि क्यों बचाना है तो हम लोगों को बोलेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि भाई एनवायरमेंट को खराब मत कर, वो पूछता है भाई क्यों बचाना है, तो आपके पास अगर वो आंसर है तो हम उसकी प्रोटेक्शन भी बता सकेंगे कि अगर आप ये करोगे ना तो ये होगा, इसके लिए ऐसी चीजें, मतलब ट्रीज को कट करोगे तो आने वाले टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर शोल्डर पे लेके उड़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द वन थिंग विच प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन। तो इसके लिए ट्रीज को कंजर्व करना है। तो अगर आप उसके पास आंसर है आपके पास कि उसको क्यों बचाना है, तो आप डेफिनेटली उस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज कि एनवायरमेंट को बचाना ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए, और चाइल्डहुड से पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द एनवायरमेंट इनकलकेट अमॉन्ग द चाइल्ड। बचपन से स्कूल से बच्चों को बता कि बेटा पेड़ लगाओ, जैसे स्कूल्स में एक्टिविटीज दी जाती है छोटे बच्चों को, प्लांटेशन करो, वाटर को वेस्ट मत करो। तो अगर बचपन से हम ये सारी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर है, बट इतना डिटेलिंग पढ़ाते नहीं, बस वो क्वेश्चन आंसर सिस्टम चलता है, बहुत अच्छे से अगर ये चीज उनको समझाई जाएगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बचपन से वो बच्चा सिक्योर होगा कि नहीं नहीं मुझे बोला था कि ऐसा नहीं करूंगा ना तो आगे जाके मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो उसको कंजर्व करने का सोचेगा। फ्यूचर जनरेशन शुड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और हमारे आने मतलब अगर बचपन से आप बता रहे हो सो यही तो हमारे फ्यूचर जनरेशन है ना, जो आज के बच्चे ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है, तो इनको पता होना चाहिए कि भाई इनको कंजर्व करना या इनको बचाना क्यों ज्यादा जरूरी है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज उन सब ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। जैसे एनवायरमेंटल डे ऑल ओवर दी वर्ल्ड मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर बर्बाद होगा तो कोई एक कंट्री नहीं बर्बाद होगा, एनवायरमेंट का डिस्ट्रॉय अगर होता है तो पूरा का पूरा ये हमारा ग्लोब, हमारा पूरा के पूरी वर्ल्ड को इसका एक पेनल्टी देनी पड़ जाएगी खुद को गवा के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है जिसने एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी है। अब ये क्या क्या था इसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगी। दोस्तों आपका फोर्थ स्लाइड भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, हाउ टू कंजर्व, सॉरी व्हाई टू कंजर्व एंड हाउ टू कंजर्व, ये चार टॉपिक हमने अब तक देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अवर सोशल। सोशल मतलब क्या होता है कि अगर हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें इस सोसाइटी के लिए करना है। तो वो सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सोसाइटी में रह के आप खुद कमा रहे हो और खुद खा रहे हो और खुद बहुत ऐश कर रहे हो, कुछ भी आप सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हो, ये गलत है। अगर आप सोसाइटी में रह मुझे क्या करना है, रहने देना, पॉल्यूशन हो रहे थे क्या, मैंने अकेले ने ठेका लिया क्या, अगर आपने अकेले ने नहीं लिया ठेका तो ऐसे 10 लोग और बोल रहे हैं और ये सेम चीज हो रहा है। तो शुरुआत किसने की मैटर नहीं करता है, अगर आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हो तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या बोला है, अगर हम अर्थ की बात करें तो ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर विद देयर कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर्स, मतलब भाई हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी है, हम चीजों को चेंज कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारी जो थिंकिंग, हमारा ब्रेन ही सब कुछ है, बाकी सारी चीजें तो नाम की, लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना उसकी वजह से हमारे आज एनवायरमेंट में अर्थ पे प्लांट है, एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के, उन सब ने ह्यूमंस को सुपीरियर बताया गया। क्यों बताया गया, क्योंकि भाई आपके पास ब्रेन है और इस सुपीरियर, हम तो खुद तो सुपीरियर बने पर किया क्या, हमारे जितने भी आसपास के रिसोर्सेज को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे आराम से रहना था तो मैंने क्या किया, ट्रीज को कट करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग बना दिया। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए तो फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, मैंने एसी लगाना स्टार्ट कर दिया। नेचुरल चीजों को डिस्ट्रॉय करके अपनी काम के लिए यूज करना है, ये चीजें हमने ज्यादा कर दी। फॉर देयर सेटिस्फैक्टरी लाइफ, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ह्यूमन कीप ऑन स्नैचिंग ऑन इट। जितने भी हमारे आसपास के एनिमल्स को काट के खा रहे, क्यों, क्योंकि खुद को टेस्ट अच्छा लगता है। एनिमल्स की स्किन को यूज करके लेदर्स के कपड़े बना रहे, क्यों, क्योंकि खुद को स्टैंडर्ड दिखना है। तो यही चीज होता है कि खुद के सेटिस्फैक्टरी के लिए हम दूसरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये ह्यूमन, अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो सो यू आर द वन हु कैन प्रिजर्व इट। अगर डिस्ट्रॉयर आप हो तो प्रिजर्वर भी हम ही बन सकते हैं। तो यही चीज बोला कि अगर हम डिस्ट्रॉय करते तो हमें ही प्रिजर्वर भी बनना है। पीपल नो व्हाट एक्टिविटीज, और हम इतने से कम नॉलेज वाले तो है नहीं, ये सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो जनरल पीपल है डेफिनेटली दे आर नो अबाउट इट कि भाई हमारी कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर हमें पता है कि कार को अगर ट्रैफिक में भी चालू करते हो तो फ्यूल बर्न होता है जिससे पोल्यूशन होता है, बंद कर दो। अगर आपको पता है कि आप पानी को कंटिन्यू वेस्ट में वेस्ट कर रहे हो तो पानी आने वाले रिसोर्सेज के लिए कम हो रहा है, पेट्रोल डे बाय डे कम हो रहा है, तो ये जरूरी है कि आप इसको कंजर्व करके रखो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। अब एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के साथ साथ
बायोडाइवर्सिटी आपका किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये चीज देखिए। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है? when there is a richness of living organism in nature due to the presence of variety of organism. bio मतलब क्या? living organism. Bio means what? आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम उनको बोलते हैं बायो। डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? डिफरेंस। व्हाट इज डाइवर्सिटी? इज डिफरेंस। तो हमारे एनवायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत, जैसे अभी आप बर्ड्स ही ले लो, मैं बर्ड्स बोल रही हूँ, बट देयर आर डिफरेंट स्पेसिस। स्पेसिस का मतलब क्या होता है? टाइप्स, ठीक है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग। एनिमल्स बोला तो एनिमल्स के अंदर टाइगर अलग, टाइगर के अंदर भी 4-5 वैरायटी दिख जाएगी आप लोग को, क्रो अलग, बफेलो अलग, ये सारे अलग अलग वैरायटीज होती है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेचर में उनके प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज, मतलब वहां पे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा वेराइटीज दिखती है, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। होप सो बायो का इतना ही पढ़ो, इतना समझ में आएगा। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस। अब 3 टाइप से बायोडाइवर्सिटी होता है, जेनेटिक, स्पेसिस एंड इकोसिस्टम। जेनेटिक मतलब हमारे सबकी, हमारे पास भी 2 कान है, 2 आंखें, 1 नाक है, 2 हाथ, सबके पास है, सेम है, पर फिर भी हमारा फेस एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या होता है? हमारी जीन्स डिफरेंस है, हमारे कैरेक्टर्स, जीन्स। अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा ना कि जीन्स क्या होता है? डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमारे जीन्स, कैरेक्टर, वो आपके पेरेंट्स से आपके पास होते हैं, फिर आपसे आपके बच्चों के पास जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं वो जीन्स की वजह से हम सब क्या है? अलग दिखते हैं। तो ये कौन सी डाइवर्सिटी हो गई? जेनेटिक। देखो, अमंग ऑर्गेनिज्म देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर जो ये डिफरेंस दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? जीन्स। तो जीन्स की वजह से जो आज हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पेसिस क्या होता है? स्पेसिस, अगेन मैंने सिंपल वर्ड में बोला, स्पेसिस का मतलब समझो टाइप्स ऑफ, कि अलग अलग। अब टाइप्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जैसे चींटी बीटी होती है, इसको माइक्रोब्स बोलते हैं। तो अगर स्पेसिस डाइवर्सिटी की बात करें तो कितने, अब यहाँ पे आप देख लो, तुलसी, नीम, ये सारे आपको नाम सुना देंगे। तो ये क्या है? स्पेसिस ऑफ प्लांट्स है। तो जब प्लांट्स, एक प्लांट, नाम प्लांट है बट उसके अंदर डिफरेंट स्पेसिस। एनिमल्स दे दिया, टाइगर, लायन, बचपन में पढ़ा था ना एनिमल्स है, तो टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, डियर भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये क्या हो गया हमारा? स्पेसिस डाइवर्सिटी। लास्ट, इकोसिस्टम। मैंने क्या बोल रहा था? इकोसिस्टम मतलब क्या? मेरे एनवायरमेंट में 2 ही चीज होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। ये दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मुझे प्लांट की जरूरत है, मुझे घर में फर्नीचर की जरूरत है, बेड की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, तो ये है हमारा इकोसिस्टम। It is formed by the interaction, जैसे मैंने बोला, interaction between the plants, animals, microbes, natural and artificial. Natural मतलब बता दिया था मैंने, जितने भी रिवर्स, गंगा इधर से आया, ब्रह्मपुत्र आया, दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए, यहाँ पे जाने के बाद दोनों यहाँ पे आके मर्ज होते हैं। यहाँ पर सुंदर ट्री है, यहाँ पे बन गया डेल्टा। मैंने बनाया क्या? ये सुंदरबन डेल्टा नहीं बनाया ना, ये नेचर ने बनाया। ये मैंने नहीं, गंगा के पानी को खींच के, ब्रह्मपुत्र के पानी को खींच के मैंने मिक्स नहीं किया, वो नेचर में। तो वो कौन सा मेथड हो गया? नेचुरल। आर्टिफिशियल, सारे के सारे एनिमल्स को एक जू पार्क में मैंने रख दिया, वो जू पार्क बना दिया मैंने, तो वो मैंने किया, वो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हमने किया। एग्रीकल्चर करती हूँ, खुद का पेट भरना है, वो हमने किया, तो वो कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर है, अब 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक आता है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट मतलब सबसे ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी मैंने कहा बोला, टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कहां पर मिलते हैं वो। और सेकंड टाइप से, सेकंड चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डे बाय डे गायब हो रहे, कम हो रहे। थ्रेटेंड मतलब क्या? कम हो रहे। तो पहले ये आप इंफॉर्मेशन लो। अगर हम टोटल देखते हैं तो 34 हाईली स्पॉटेड एरिया है, जहां पर हमें 50% ऑफ एरिया, मतलब पूरे कंट्री के अंदर देखते हैं तो 34 ऐसे स्पेसीज है जहां पे अलग अलग टाइप के बायोडाइवर्सिटी मिलता है। और हमारी पूरी कंट्री का अगर 100% लैंड है तो उसमें से 50.7% लैंड पे ये बायोडाइवर्सिटी दिखता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड, 86% ऑफ एरिया डिस्ट्रॉयड। ये जितना था हमारे पास उसमें से इतना हमने बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? काट के खुद के लिए घर बना लिया, इंडस्ट्रीज बना दी। तो ऐसे बहुत से डाइवर्सिटी एरियाज थे जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके। 2 पॉइंट याद रखना, 34 हाईली स्पॉटेड एरिया जो लैंड लिया है 15.7 और 86% हमने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, 1,50,000 ऑफ प्लांट स्पेसेस पूरी कंट्री में। देखे, ये देखो, हाँ, स्पेसेस का मतलब क्या होता है? टाइप्स होता है बच्चा। इसमें ये मत बोलना कि 1.5 लाख प्लांट है, नहीं, 1.5 लाख टाइप्स के प्लांट्स है। जैसे नीम एक प्लांट हो गया, तुलसी एक अलग हो गया, ऐसे बबूल एक अलग हो गया, पीपल एक अलग हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स है।
मतलब 1.5 लाख के हमको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स दिखने को मिलते हैं। सेकेंड, अगर इंडिया में बात करें तो 135 स्पेसीज है, जिसमें से स्पेसीज, अगर ये स्पेसीज को कंफ्यूज मत करना, बस 135 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। और इन एनिमल्स में से जो 85 एनिमल्स है ये हमको मिलते हैं ईस्टर्न रीजन्स में। मतलब हम अपने ईस्ट एरिया में जाएंगे, पूरी इंडिया में कितने 135 टाइप्स के एनिमल्स है, उसमें से 85 मिलते हैं ईस्टर्न में। 1500 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। और इंडिया के अंदर खाली अगर हम वेस्टर्न घाट घूम के देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ना एक चीज ध्यान रखना, इंडिया इज द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ स्पेसीज। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के स्पेसीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया के अंदर ना हर जगह का क्लाइमेट सेम नहीं, कहीं पे बहुत गर्मी राजस्थान, कहीं पे बहुत गर्मी कश्मीर, और कहीं पे बैलेंस महाराष्ट्र। ये जो अलग टाइप का टेम्परेचर है ना, तो अलग टेम्परेचर की वजह से अलग जगह पर एनिमल्स है अलग टाइप के। जैसे अगर आप यहाँ पे चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे आपको ये क्रिसमस ट्री जो रहता है इस तरीके के गिरते हैं। अब ये क्यों ऐसा रहता है? रीजन, इनके ऊपर आइस गिरेगा तो वो फ्लोट करके नीचे आ जाएंगे। अगर वहां पे इस तरीके का ट्री रहेगा तो वो पूरा एक्यूमुलेट होकर ट्री बर्बाद हो जाएगा। अगर यही चीज आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पे कैक्टस, कैक्टस मतलब जो कांटेदार थ्रोनीज होते हैं, एलोवेरा, ये सब क्यों? क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद के उनके अंदर वैक्स जनरेटेड रहता है। तो ऐसी चीजें अगर आप दूसरी जगह जाओगे, अगर कोस्टल एरियाज में, वहां पे बड़े बड़े बाम्बू और ट्रेक्की ये सब मिलते हैं। तो जैसा एनवायरमेंट वैसा प्लांट और वैसे एनिमल्स, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया के अंदर इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड। 3 याद रखो डिफरेंस, मैंने आपको टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ध्यान से सुनना, बस मैंने इसके अंदर जो जो की पॉइंट्स लिख दिया ना वो पढ़ लेना, समझ में आएगा। एंडेंजर का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे अब गायब हो गए और अभी भी इनको कुछ हद तक देखा जाता है, और अगर इनको अभी प्रिजर्व नहीं किया तो आने वाले साल में ये गायब हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? एंडेंजर। दे आर श्रंक, मतलब ये धीरे धीरे बहुत कम हो चुके हैं। एंड प्रिजर्वेशन इफ नॉट टेकन, अगर हमने इनको बचाया नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। जैसे कि लॉन्ग टेल मंकी होता है, ऐसा मंकी जो पूरा लायन की फेस उसका लायन की तरह रहता है, पर बॉडी स्ट्रक्चर मंकी की तरह था, जिसको बोलते हैं लायन टेल मंकी। धीरे धीरे ये मंकी जो है बहुत कम दिख रहे, और इसके लिए इनको हाईली जगह पे जू पार्क में बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखा जाता है, नहीं तो आने वाले टाइम में ये गायब हो जाएंगे। सेकेंड है रेयर स्पेसीज में नंबर आर डिक्लाइनिंग। ये फिक्स है कि भाई धीरे धीरे गायब हो ही रहे, इनका नंबर डे बाय डे कम हो रहा है, बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, और बहुत जल्दी धीरे धीरे इनके नंबर गायब होते जा रहे हैं। जैसे रेड पैंडा, रेड पांडा जो है वो धीरे धीरे अब बिल्कुल गायब हो रहे। विनरेबल स्पेसीज, इनके नंबर्स ऑलरेडी कम है और धीरे धीरे हम बोल रहे हैं डिक्लाइन हो रहे हैं, बट अभी भी एंडेंजर के कंपेयर में ये ज्यादा दिखते हैं। जैसे एग्जांपल है टाइगर एंड लायन, और आपको एक फैक्ट बता दो, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वी फाउंड ए टाइगर एंड लायन। कोई भी इंडिया के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर टाइगर भी मिलता है और लायन भी मिलता है, या तो टाइगर है या तो लायन है, बट इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो वनरेबल स्पेसीज मतलब इनके नंबर्स बहुत कम है और धीरे धीरे कंटिन्यू डिक्लाइन है। इनडेटरमाइंड, डेटरमाइंड मतलब क्या पता ही नहीं है, डेटरमाइंड मतलब क्या पता ही नहीं है, मतलब ये ऐसे बोला जाता है कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनका हैबिटेट, मतलब इनकी आदत में थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, ये थोड़ा सा शर्माते ज्यादा है, शाइनेस है, और अपने शाइनेस की वजह से ये है भी कि नहीं भी है हमें नहीं पता। इसके अंदर वही दिया देखो, ड्यू टू देयर बिहेवियरल हैबिटेट शाइनेस, इनका एक बिहेवियर है कि बहुत शर्माते, इसके लिए इनका जो एक्सटेंट सस्टेनेबल है वो इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं कि भाई एग्जिट करते हैं या नहीं करते। क्लियर हो गया? 4 स्पेसीज थे, एंडेंजर्ड, रेयर, वनरेबल्स, इनडिटरमाइंड। एंडेंजर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे बट कुछ हद तक अभी है। रेयर मतलब अगर इनको बचा लिया तो प्रोटेक्टिव है। वनरेबल दिखते हैं बट अब नंबर्स कम दिख रहे हैं, जिसमें टाइगर लायन। इनडिटरमाइंड, ये अगर होंगे भी तो इनका बिहेवियर ऐसा है कि बहुत शर्मीले टाइप के, कहीं अंदर चले गए और ये दिख बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर मैंने आपका यहां तक ना आपका जो चैप्टर था वो कवर हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया, पर आपके चैप्टर के बीच में रेड कलर में, ग्रीन कलर में बॉक्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन बॉक्सेस में से बहुत बार आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये तो बॉक्स का आने वाला नहीं है, पर अगर आप पढ़ोगे और फिर कुछ साल के पेपर्स देखना तो आपको समझेगा कि बॉक्स के अंदर जो चीजें दी गई ना वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जादव मॉल है, ये आपके बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इनके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो आपका मेन चैप्टर अगर आप देखते हो तो मैंने कवर कर दिया पूरा, वन शॉट रिवीजन, बट यहाँ पे आपको मैं टेक्स्ट बुक के बीच के जो छोटे छोटे चीजें वो बता रही हूँ, ध्यान से फटाफट खत्म कर।
1972 में एनवायरमेंटल को मैंने पहला चीज क्या पढ़ा था कि एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है। तो 1972 में एक यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मतलब पूरी कंट्री के जितने भी लीडर्स थे उनको बुलाया गया था, वहां पे वो लोग ने मीटिंग किया और मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि भाई हमें ऐसा क्या करना है कि हम अपने एनवायरमेंट को बचाएं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक ग्रुप, एक यूनियन बनाएगी, जिस यूनियन का नाम था यूएनईपी। फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट किया गया था कि हमें बचाना है। उसके बाद इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा चीज आया कि हमने जब इसके ऊपर डिस्कस किया, ये मीटिंग में जब गए थे तो वहां पे ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन के लिए एनवायरमेंट को बचाना कितना जरूरी है, इसका डिस्कशन हुआ। जब ये डिस्कशन हुआ ना तो इंडियंस का भी माइंड खुला कि अरे यार ये तो बात सही है, वहां पे ऐसे ऐसे डिस्कशन हुई है, अगर ये चीजें नहीं हुई तो आने वाले टाइम में तकलीफ हो जाएगी। जब वो डिस्कशन से वापस आए तो इंडिया के अंदर भी आने पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ही अलग बनाया गया। मतलब जैसे हमारे पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री में आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलग होते हैं, वैसे ही एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया और इनको काम दिया गया कि आपका काम है अपनी कंट्री के एनवायरमेंट को बचाना। और 1985 से धीरे, देखो मीटिंग कभी हुई 72 में हमको दिमाग आया, हमारे कंट्री के लोगों को आए, उन्होंने बोला भाई पहले डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट बनाया सेपरेट। जैसे डिपार्टमेंट बनाया 1985 से इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया। जैसे आप देखोगे ग्रीन एनर्जी करके एक रहेगा, ग्रीन लीफ का लोगो रहता है, वो लोगो के साथ आपको बताया जाता है कि आप लोगों को भाई बाहर निकलते तो लाइट्स को स्विच ऑफ करो, पानी को वेस्ट मत करो, ऐसे एड्स आते रहते हैं। तो ये स्टार्टेड हुआ था फॉर दी अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि 1985 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये इन्फॉर्मेशन था, क्या इन्फॉर्मेशन था? यूएनईपी 1972 फर्स्ट टाइम प्रोग्राम इंडिया अटेम्प्टेड आफ्टर द अटेंशन। इंडिया को एनलाइटमेंट हुआ, उन्होंने भी अपने कंट्री के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। 1982 से हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, बस इतना ही। नेक्स्ट देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब दूसरा पार्ट आपने क्या पढ़ा था कि फॉरेस्ट को बचाना, फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी कुछ एक्ट पास किए गए। अब यह एक्ट क्या था, दो पार्ट में देखो। पहले फॉरेस्ट को बचाने के लिए बोला गया 1980 में एक एक्ट पास किया गया, उसमें यह बोला गया कि जिस भी लैंड को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, अब चाहे ट्राइबल पीपल्स होते थे जो उस टाइम पे अपने फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, तो चाहे ट्राइबल्स पीपल ही क्यों नहीं हो, एक बार अगर बोल दिया गया कि ये जमीन फॉरेस्ट के लिए और वो गवर्नमेंट के अंडर में, तो कोई भी उसको अपने यूज नहीं कर सकता खुद के यूज के लिए। तो ये एक्ट स्टार्ट हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1980 ईयर्स, बहुत ध्यान से पढ़ो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 में हुआ था। बोला गया था कि एक बार जिस लैंड को गवर्नमेंट ने खुद के लिए प्रिजर्व कर दिया, उसको दोबारा कोई यूज नहीं कर सकता। फिर एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी एक्ट स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर क्या बोला कि जो भी पर्सन पॉल्यूशन बढ़ाएगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या पनिशमेंट? 5 साल के लिए आप जेल में जाओगे और उसके साथ साथ 1 लाख की पेनल्टी चार्जेस देंगे। मतलब होता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ रूल्स है। अगर आप वो रूल्स कैसा है कि आप किसी नेचुरल हेरिटेज साइट्स पे जा रहे हो और आप वहां पे अपना नाम लिख के आते हो, दिल बना के अपने और अपने वाले का नाम लिख के आते हो, तो ये सब काम बेटा करना मत, क्योंकि तुम्हारा नाम पकड़ के ढूंढा जाएगा और फिर ये अच्छे से 5 साल तक के लिए अपने खुद भी जाना और उसको भी लेके जाना, और 1 लाख का मम्मी पापा से भर के पनिशमेंट का पेनल्टी भी दे देना। तो ये चीजें बिल्कुल भी करनी नहीं है। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? यूएनईपी के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंट। अब आते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जो आपका नाम है जादव मोलय। बहुत शॉर्ट में इनकी स्टोरी समझाती हूँ, ध्यान से समझो। जादव मोलय एक आसाम के रहने वाले पर्सन थे। इनका बॉर्न हुआ था 1963 में और ये उसी टाइम से, बहुत टाइम से फॉरेस्ट में एक वर्कर की तरह काम करते थे। एक बार क्या हो गया कि ब्रह्मपुत्र, आसाम आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर है? आसाम में। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर फ्लो हाई होने की वजह से फ्लड आ गया था और वो फ्लड का जो पानी था, उस बाढ़ का पानी था, वो पूरी जंगल में आया। जब वो जंगल के अंदर आया तो आने की वजह से बहुत सारे स्नेक्स और बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई थी। ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया था और जब उनको हर्ट किया तो उन्होंने उस पानी को दोबारा, ऐसा सिचुएशन नहीं है, वहां पे 20 बाम्बू के बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए थे। रीजन ताकि वो पानी के स्पीड को रोक सके। वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से जब पानी से टकराता है तो क्या होता है, स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है पानी को। तो प्लांट लगाए। जब इन्होंने ये काम किया ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल गया कि भाई माधव जोलाई ने बहुत बड़ा काम किया और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार किसी फॉरेस्ट वर्कर को 200 हेक्टेयर की जमीन दी गई थी फॉरेस्टेशन के लिए।
कि भाई ये 200 हेक्टेयर की जमीन आप रखो और आपको ही ये पूरा का पूरे फॉरेस्ट संभालना है और ये टाइम प्रोजेक्ट है कि इतने टाइम के अंदर आपको करना है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट आराम से कर दिया, बट ऐसा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट जाने के बाद उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। जब ये उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम दिया उसके बाद भी ये चीज वो लगातार करते रहे और यहाँ तक कि आफ्टर प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू द प्लांटेशन ऑफ ट्री, वो लगातार ट्री लगाते रहे और उसका रिजल्ट ये देखा। बैरन मतलब होता है बंजर जमीन, एक ऐसी जमीन जो पूरी तरीके से खराब थी, बंजर की, उसको उन्होंने 1360 एकड़ के फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया था और इस चीज के लिए इनको बहुत ज्यादा नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी एरिया जहाँ पे कोई जा नहीं सकता था बंजर, इतना बड़ा काम किया। जादव मले की स्टोरी शॉर्ट में समझ में आ गई है। लास्ट पार्ट, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है ध्यान से समझो। जब कोई फॉरेस्ट, जैसे हमारे में अब हिंदूज है तो उनके अंदर पीपल की पूजा की जाती है, फिर जितने भी हमारे नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, तो वो हमारे लिए क्या है, हम ये मानते हैं कि भाई नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में हमारे देवता बसते, तो हम उनको भगवान समझ के काटते नहीं है, हम उनको जल्दी करते नहीं है। तो जब आप किसी पेड़ को या किसी जंगल को आप अपना गॉड मान के पूजा करते हो तो उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव। देखो, फॉरेस्ट कंजर्व विद द नेम ऑफ द गॉड, फॉरेस्ट को इसलिए नहीं काटा गया, बोला गया कि भाई इसके अंदर हमारे भगवान बसते, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड ग्रूव्स, इसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। और ये रिजर्व जो होता है, इसको ये सारे फॉरेस्ट को ये जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे भगवान है, तो इसको गवर्नमेंट नहीं बचाती है, इनको रहने वाले सोसाइटी के जो लोग होते हैं वही प्रोटेक्ट करते गवर्नमेंट ने। और आज के टाइम में इंडिया में बात करें तो 30,000 सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब ऐसे फॉरेस्ट है, ऐसे एरियाज है जहां पर उसको आज इसीलिए प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि भाई इनके अंदर हमारे भगवान बसते। सो एंड दैट इज व्हाई आर प्रेजेंट इन इंडिया। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर 15-16 मिनट्स के अंदर पूरा वन शॉट रिवीजन मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है, तो इसको ध्यान से समझना। लास्ट, अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आपको YouTube आईडी हमारा यूनिक ट्यूटोरियल 04, इंस्टाग्राम के आएगा यूनिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए और बहुत जल्द आपके लिए साइंस 2 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी मैं वन शॉट रिवीजन लेकर आऊंगी।